हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है जीन जैकब रूसो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार रूप से। बोल रहा व्यक्ति परिचय। तो फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक, संविधानवादी, उदारवादी, आदर्शवादी दार्शनिक जीन जैकब रूसो ने थॉमस होब्स तथा जॉन लॉक के समान राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए इन राजनीतिक विचारों से अलग राज्य उत्पत्ति के संविधानवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रूसो के द्वारा प्रतिपादित संविधानवादी आदर्शवादी होकर भी समान इच्छा की धारणा के संदर्भ में लोकतांत्रिक है। वस्तुतः इसी विचारक के विचार में लोकतंत्र की बीज प्रस्फुटित होता है। रूसो की रचनाएं। डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड द साइंस 1751। रूसो ने इस रचना में कला और विज्ञान की व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी माना है। उसका कहना है कि मनुष्य का नैतिक पतन उसी रूप में हुआ है जिस रूप में विज्ञान और कला ने प्रगति की है। डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी 1755। रूसो ने इस रचना में मानव असमानता के उत्तरदायी तत्वों की रेखांकन करने का प्रयास किया है। An introduction of the political economy 1758। रूसो ने अपने इस ग्रंथ में आदर्श राज्य के सिद्धांत का वर्णन किया है। दी निहिलोसिस 1761। रूसो की संवेदना से परिपूर्ण यह उपन्यास है। इसने प्राकृतिक अवस्था में लौटने की वकालत की है जहाँ ही मानव सब नैतिक और शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में यह रूसो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। इसी में रूसो ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस ग्रंथ की शुरुआत में रूसो अपने इस महत्वपूर्ण वाक्य में करता है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है परंतु सभी जगह विभिन्न बंधनों से जकड़ते रहता है। ईमेल 1762। इसमें रूसो ने अपनी शिक्षा संबंधी विचार को लिपिबद्ध किया है। कॉन्फेशंस यह रूसो की आत्मकथा है। डायलॉग रिवर्स मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पोलैंड एंड क्रोएशिया। अब आगे बढ़िए। रूसो की पत्ती पर अनेक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी पत्ती यूनानी और रोमन साहित्य एवं काल्विन के धार्मिक विचारों के पर्याप्त प्रभाव है। वह बोंदा, गोर्सियस, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर से प्रभावित है। मैकॉले के समान रूसो भी ये कहता है कि मानव इतिहास मानव जाति के पतन की कहानी है। यूनानी दार्शनिक के प्रभाव कारण वह स्वीकार करता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। नगर राज्य के प्रभाव कारण वह प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का पोषक है। उस पर मध्य युग का भी प्रभाव है। रूसो की पत्ती बहुत कुछ होब्स की पत्ती से मिलती जुलती है। होब्स के समान उसने भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पत्ती का अपनाया है। इतिहास को आधार बनाकर अनुभवात्मक पत्ती इम्पेरिकल मेथड का अनुसरण किया है। रूसो को पत्ती संबंध में मैक्सी जैसे एक विद्वान के कथन का उल्लेख किया जा सकता है कि रूसो की पत्ती गुप्त चिंतन की पत्ती है और वह तथ्यों का प्रयोग केवल अपनी सैद्धांतिक पूर्व धारणाओं की पुष्टि करने के लिए करता है। रूसो के नज़र में वेपर ने कहा है रूसो होब्स की भांति निरंकुशवादी है किंतु और लोक के अधिक लोकतंत्रवादी है। जोन्स ने कहा है रूसो का मानव संबंधी धारणा अनिवार्य रूप से प्लेटो और अरिस्टो की धारणा समान है। M.J. हार्मोन लिखता है रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक नवीन समाज की निर्माण की कल्पना की जिसमें प्राकृतिक अवस्था के सब गुण हैं पर आधुनिक भ्रष्ट समाज का एक भी अवगुण नहीं है। मैक्सी ने लिखा है कि होब्स और लॉक के सामाजिक संविदा सिद्धांत का सम्मिश्रण करके रूसो एक ऐसे सिद्धांत का विकास किया है जिसके तर्क सरलता गलत तो बता सकता है पर खंडित नहीं कर सकता है। M.J. हार्मन ने लिखा है कि रूसो का संविदा न होकर संविदा से बचने का उपाय है। वह व्यक्तियों का उस समाज को उपहार है जिसके वे सदस्य है। डनिंग ने लिखा है कि रूसो की अपने संविदा के तात्पर्य प्रभाव की व्याख्या अशुद्ध रूतर्क और पूर्ण विचारहीनता का अद्भुत मिश्रण है। गेटल के शब्दों में समान इच्छा समाज के सब सदस्यों के समान हित के अनुरूप होती है, उसके विशिष्ट हितों के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा का कहना है कि वह समान इच्छा को चाहे नैतिक माने चाहे संख्यामूलक और उसका व्यवहारिक रूप व्यक्त करने के जबरदस्त कठिनाइयों को भारी पड़ी है।
जोन्स, इधर देखिए एक मिनट, जोन्स का कथन है कि समान इच्छा के प्रभुता केवल कल्पना है, यानी का कहना है कि रूसो के विचार में प्रत्येक सरकार का उद्भव प्रजनन से माना जाना चाहिए। मैकडॉनल्ड ने कहना है कि स्वतंत्र रूसो का श्रेष्ठ निश्चित लक्ष्य है। रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानवीय स्वभाव के विषय में रूसो के विचार होब्स और लोक के दोनों से भिन्न है। उसने पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपयुक्त निबंध में प्रकृति की स्थिति मनुष्य का स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वभाव शांतिप्रिय, एकांत प्रिय बताया। दूसरे शब्दों में रूसो ने प्लेटो और रस्सो के समान मनुष्य को स्वभाव से अच्छा, निर्दोष, निष्पक्ष माना है। रूसो का कहता है संसार में पाया जाने वाला पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार मनुष्य जन्मजात दुष्टता से परिणाम न होकर कला और विज्ञान प्रकृति का परिणाम है। जिस अनुपात में विज्ञान और कला का प्रगति है उसी अनुपात मनुष्यों के अमनुष्यता की ओर ले गया है। रूसो इस बात का स्वीकार करता है कि विज्ञान और कला में मनुष्य को सब अशुभ बनाया है, परंतु सब बनाकर उसने भय और छल, घृणा, संदेह, ईर्ष्या और क्रूरता के दुर्गुण उत्पन्न कर दिए हैं। रूसो ने मानवीय स्वभाव और कला का विज्ञान की प्रगति में सब संबंध स्थापित किया है। कला और विज्ञान ये मानव का साहस, नैतिकता, सद्गुण, अंत का कारण है। स्पष्ट रूप से रूसो यह तर्क है कि मनुष्य स्वभावतः बुरा नहीं होता है, परंतु वरन कला और विज्ञान ने उसे बुरा बना डाला है। उसने इस तर्क में सिद्ध करने के रूसो मानव स्वभाव का निर्माण करने में दो मौलिक प्रवृत्तियां, भावनाओं और सहायक मानता है, आत्म प्रेम और आत्मरक्षा, सेल्फ लव एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। पहली प्रवृत्ति है रूसो कहना है कि मानव अस्तित्व बरकरार रखने के पीछे वास्तव में इसी मानवीय प्रवृत्ति हाथ है। दूसरी मानवीय प्रवृत्ति दया, सहानुभूति, पारस्परिक सहायता की भावना है। रूसो का कहना है कि इसी भावना ने मानवीय जीवन को नष्ट होने से बचाया है। रूसो का मत है कि आत्म प्रेम और सहानुभूति की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है। वह इन भावनाओं में शुभ मानता है और जो मानवीय मानवता को बनाए रखने में रखती है। रूसो अपनी इसी धारणा को आधार में होब्स के विचार खंडन करता है कि मानव पाशविक प्रवृत्ति ओतप्रोत होता है। रूसो इस बात का स्वीकार करता है कि मानव की पहली प्रवृत्ति आत्म प्रेम और दूसरी प्रवृत्ति परस्पर सहायता, कभी कभी संघर्ष होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए आत्म प्रेम और आत्महित भावना माता में अपनी सुरक्षित शांति के लिए प्रेरित करती है। दया या ममत्व उसमें अपने भूखे बच्चे को भोजन के लिए बात करती है। पारिवारिक हित की सच्ची इच्छा मनुष्य कभी कभी ऐसे कार्य करने में बात करती है। जो सामाजिक हित में प्रतिकूल होता है वह दोनों भावनाओं इस संघर्ष मनुष्य के समझ एक समस्या उपस्थित कर देता है, क्योंकि मनुष्य इन मूलभूत भावनाओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने में असमर्थ होता है। इसलिए वह इनमें संविदा करने की विवश हो जाता है। वह इस संविदा को नई भावना और विकास करके करता है और वह अंतकरण करते हैं। रूसो का कहना है कि मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला प्रकृति उपहार अंतकरण है। यह एक नैतिक पक्ति है, परंतु वह नैतिकता मार्ग प्रदर्शन नहीं करती है। मार्ग प्रदर्शन का कार्य एक अंत शक्ति के द्वारा संपादित होता है, जिसका भी मनुष्य स्वयं विकास होता है, जिसका नाम विवेक ही मानवीय गुण है, जो नैतिक अनैतिक को स्पष्ट करते हुए मानवीय अंतकरण को मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार रूसो का मत है कि विवेक और अंतःकरण मनुष्य दोनों ही मौलिक भावनाओं को सामंजस्य स्थापित करने और अन्य भावनाओं को विकास करने में साथ साथ कार्य करता है। उल्लेखनीय कि रूसो ने अंतःकरण की तुलना विवेक को कम महत्व दिया है। संभवतः इस कारण यह है कि रूसो के जमाने में अंतःकरण की उपेक्षा करना एक सामान्य सी बात बन गई है। अंतःकरण की विवेक में उच्चतर स्थान देने के कारण रूसो को कभी कभी विवेकी विरोधी कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रूसो ने विवेक पर भीषण प्रहार किया। रूसो ने बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान का विरोध किया है। इनके स्थान में श्रद्धा, सद्भावना, नैतिक मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर रूसो का विचार यह है कि उल्लेखनीय की बुद्धि भयानक है क्योंकि यह श्रद्धा के कम करती है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि वह विश्वास को नष्ट करता है। विवेक बुरा है क्योंकि वह नैतिक ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क करता है। इस कथन उल्लेख के बाद रूसो विवेक विरोधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह समय व्यक्ति के विकास में विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका का स्वीकार करता है। रूसो की मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा अब तक के वर्णन के बाद पूर्णतः स्पष्ट है कि रूसो का मानव निष्पक्ष, निर्दोष, सद्गुणी है, जिसमें आत्म प्रेम, परस्पर सहयोगी जैसी दो भावनाएं प्रबल थी। व्यक्ति किसी भावना से व्यक्ति और समाज से जोड़ने में सीमेंट का काम करता है।
रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। रूसो की मानव स्वभाव संबंधी धारणा होब्स और लॉक के विचारों से भिन्न है, अतः वह स्वाभाविक है कि उसकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा इन दोनों विचारों की धारणा से भिन्न होगी। रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, निस्वार्थ, संपत्ति, परिवार के रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा यानी सर्वोत्तम वातावरण में रहता है। प्राकृतिक अवस्था में ममता की तेरे मेरे कोई भावना नहीं होती। उनका जीवन सब नेचर के समान रहता है। वह सुखी और खुश है, किंतु वह सर्वोत्तम वातावरण स्वर्ग जैसी स्थिति देर तक नहीं रही है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म ही हो गया और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ने अपने साथ भिन्न भिन्न प्रकार की असमानता और विषमता को बुला लिया, परिवार और समाज। व्यक्ति की संपत्ति भूमि हटाने के लिए होड़ लग गई है। फिर क्या इनमें से सब नेचर की स्वाभाविक समानता, स्वतंत्रता, नैतिकता, मानवीय मूल्य क्षय शुरू हो गया है और यह दास प्रथा जैसे अनेक बुराइयों का जन्म हो गया। परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति, समाज, कानून, सरकार की संस्थाएं शुरू हो गई है। इन सभी के चलते सब समाज जन्म हो गया। इन सब समाज में विभिन्न प्रकार की विषमता पाई जाने लगी। गरीब और अमीरों का अत्याचार बढ़ने लगा। प्राकृतिक समाज की उल्टी स्थिति हो गई। सब समाज में जन्म के निरंतर दुख प्रभाव हो गया। इसके साथ सभ्यता वृद्धि के साथ दरिद्रता, शोषण, अत्याचार, बीमारी रफ्तार बढ़ने लगी। यह उल्लेखनीय है कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में जो भी चित्रण किया है, बताया वो आज के तमाम समस्याओं के पीछे संपत्ति सभ्यता का जन्म है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रथम वाक्य में घोषणा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु शरत बेड़ियों के झगड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य स्वतंत्र व स्वाधीन होना चाहिए कि यहाँ उसके लिए सर्वोत्तम दशा हो, किंतु समाज में नियम, चूड़िया, प्रतिबंध और दास बना रहा है। उसने विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकार से वंचित कर दिया है। वो अपनी स्वतंत्रता के उपभोग हेतु इन बंधनों से किस प्रकार स्वतंत्र हो, यही रूप से रूसो के राजनीतिक चिंतन के मौलिक सदस्य है। रूसो की समस्या का समाधान इस संगठन बनाकर करना चाहता है जिसमें सब एक दूसरे के संयुक्त होने पर प्राकृतिक दशा के सर्वोत्तम स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रखे। यह स्वाभाविक सामाजिक समझौते से राजनीतिक समाज के निर्माण में हो जाता है। रूसो की सामाजिक संवेदना संबंधी धारणा। रूसो की सामाजिक संबंधित धारणा का वर्णन निम्न से निम्नलिखित शीर्षकों में अंतर्गत किया गया है। रूसो में सामाजिक संवेदना संबंधी धारणा वर्णन निम्न है। सामाजिक संवेदना व्याख्या। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मानव को सब नेचर और श्रेष्ठ बराबर मानता है, जिसका जीवन अत्यंत सुखी, शांतिपूर्ण, संतोषजनक है। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में समानता, स्वतंत्रता, नैतिकता बोलबाला है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अभाव है जो सब निर्माण हेतु उत्तरदायी है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में ये खुशहाली ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे कि पहले बताया कि भूमि रूपी व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हो गया है, जिसने तमाम खुशियों को निगल लिया। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति के बाद समाज जिस सब समाज की संख्या दी गई है, विभिन्न सामाजिक ग्रसित हो गया है। सब समाज में अनिकता, बेईमानी, हिंसा, कामुकता, लोभ का बोलबाला हो गया है। रूसो का तर्क है कि इन समस्याओं का समाधान व्यक्तियों ने सामाजिक संवेदना के तर्क करके किया है। तो शब्दों में प्राकृतिक अवस्था में खूब खुशहाली प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता हुआ है, समाज में स्थापना हुई। सबसे कि समझौता संविधान बराबर के मनुष्यों के आपस में हुआ है और सभी लोग एक सभी के लिए पक्ष में अपने अधिकार समर्पण किया। एक राजनीतिक शरीर की रचना हुई जिसकी अपनी इच्छा और सभी के हित की कामना करती है। सामाजिक संवेदना या विशेषता। रूसो के अनुसार सामाजिक संवेदना उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था का अंतिम क्षण को समाप्त करना और प्राचीन प्राकृतिक अवस्था को स्थापित करना है। सबसे रूसो सामाजिक समझौते द्वारा मानवीय जीवन की समानता, स्वतंत्रता, खुशहाली को पुनः स्थापित करना चाहता है। रूसो को संवेदना केवल एक दो बार होने वाली विशेष घटना नहीं है। इस घटना में क्रम निरंतर चलता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की सामान्य इच्छा से निरंतर भाग लेता है और इस प्रकार यह संवेदना द्वारा स्थापित होने वाले राज को निरंतर अपनी सहायता प्रदान करता है। रूसो के संविधान में उत्पन्न होने वाले समाज या राज संपूर्णता संपन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज या राज के अंग होता है जो इसमें रहता है। रूसो के संविधान से प्रत्येक व्यक्ति अपने तमाम प्राकृतिक अधिकार और शक्ति के समाज सौंपकर समान लाभ उठाता है, किसी को कोई हानि नहीं होती है।
रूसो के सामाजिक संविदा, जिस राज्य या समाज की स्थापना होती है वह खुद भी संविदा का एक दल होता है। जब एक बार बहुमत से समाज या राज्य की स्थापना हो जाती है तब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं हो सकता। इस संविदा में सरकार का निर्माण नहीं होता है। सरकार का निर्माण करना तो प्रभुता संपन्न जनता का काम है। जनता अपनी इच्छा से सरकार का स्थापित और परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में सरकार समान इच्छा से प्रति उत्तरदायी होता है। इस संविदा में सभी लोग अपने सभी अधिकारों को बिना किसी शर्त के समाज में पूर्ण समर्पण करते हैं, परंतु ये अधिकार वही होते हैं जो जिनके संबंध संपूर्ण समाज में होता है। व्यक्ति समझौते से उसे अधिकारों को नहीं सौंपता है जिसका संबंध स्वयं व्यक्ति का होता है। इस संविदा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले एकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। संविदा से निरूपित समाज सभी का होता है, वह पूर्ण होता है। रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत को लिखित विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उसका सिद्धांत होब्स और लॉ के सामाजिक समझौता सिद्धांत से भिन्न है। आलोचनाएं रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के अग्रलिखित कारणों से आलोचना की जाती हैं।